मैं दीपक कुमार आप सबको स्वागत करता हूं रैपिड फायर सीरीज में। आज रैपिड फायर सीरीज का एपिसोड 2 है। तो इसमें चलिए, इसमें 10 सवाल मिलेंगे, जिसको 10 सवाल का हम फुल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला सवाल है, 15वां वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर है 2017 में। 15वां वित्त आयोग का गठन 2017 में किया गया था, जो एनके सिंह द्वारा किया गया था। इनके जो कार्यकाल है 15वां वित्त आयोग का, ये 2020 से 2025 तक ये चलेगा। 14वां वित्त आयोग थे वो वाईवी रेड्डी थे। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है आर्टिकल 280 के द्वारा, और इसे 5 सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें से एक होते हैं अध्यक्ष होते हैं वित्त आयोग का और 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, आर्टिकल 280 के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 2020 से 25 इनका शासनकाल है। 2017 में गठन किया गया था वित्त आयोग का। अभी सबसे प्रथम जो वित्त आयोग थे वो है केसी नियोगी। केसी नियोगी ये पहले वित्त आयोग हैं, ये पहले वित्त आयोग थे। उसके बाद देख लीजिए, इसके बाद है अगला सवाल है, लॉर्ड डलहौजी कौन था? लॉर्ड डलहौजी के बारे में जान लीजिए। यह एक अंग्रेज शासक था जो भारत में हुकूमत करने आया था। इसका शासनकाल भारत में 1848 से 1856 तक था। ये 8 वर्षों तक ये शासन किया था। 8 वर्षों तक शासन करने के पश्चात इसने भारत में बहुत सारे अच्छे काम भी किए और बहुत सारे बुरे काम भी। इसका नीति ही कुछ अजीब हुआ करता था। ऐसा होता था जैसे मान लीजिए, बच्चों को एक लोहे का सिक्का 1 रुपए का धरा करके उसे नोट का कागज के पैसा बोल के 10 रुपए का नोट ले लिया जाता था। इसी तरीके से लॉर्ड डलहौजी बेवकूफ भारतीयों को बनाता रहा। इस तरीके से जान लीजिए कि जैसे भारत में सबसे पहले रेलवे का जो बिछाया था, रेलवे वो सबसे पहले डलहौजी के शासनकाल में बिछाया गया था। लोग इसे एक भारत के लिए प्रगति समझते थे, लेकिन अंग्रेजों का इसमें अपना फायदा हुआ करता था। तो उसी तरीके से लॉर्ड डलहौजी बहुत सारे ऐसे भारत में काम किए जो खुद के फायदे के लिए हुआ करता था, आगे चल के भारतीयों के लिए ही बड़ा फायदा के रूप में उभर के आया है। तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में सबसे पहले जान लीजिए। इसका एक सिद्धांत हुआ करता था सबसे बड़ा, जिसको हम लोग व्यपगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स या फिर राज्य हड़प नीति के नाम से हम लोग जानते थे। इसका मतलब क्या होता है राज्य हड़प नीति? राज्य हड़प की नीति का मतलब ये होता है कि से कोई भी वैसा राज्य या वैसा प्रांत जहां पर राजाओं का शासन चला करता था या जमींदारों का, वहां से उसके जमीन या उसके जागीर और प्रांत को छीन करके अंग्रेजी शासन में मिला लिया जाता था। अंग्रेजी शासन में मिलाने के बाद अंग्रेज ही उस पर हुकूमत करते थे। अंग्रेज ही अपने नियम अनुसार वहां पर लगाते थे और चलाते थे। उससे ये था राज्य हड़प नीति। वैसे करके सबसे पहले 1848 में सतारा को सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजी शासन में मिला लिया। 1853 में फिर झांसी को मिला लिया और फाइनली रूप से 1856 ईस्वी में अवध को अंग्रेजी शासन में मिला लिया। अवध को जब अंग्रेजी शासन में मिला रहा था तो उस समय अवध को कुशासन का आरोप लगा करके अवध को अंग्रेजी शासन में मिला लिया। कहा यह जा रहा था, कुशासन का मतलब ये होता है कि वैसा राज्य या प्रांत जहां पर राजा अपने प्रजा के लिए अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, वहां ठीक से शासन नहीं कर रहे हैं, ये आरोप लगा करके डलहौजी अवध को अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद क्या हुआ, देखिए क्या हुआ कि 1848 में सबसे पहले सतारा को मिला लिया। 1853 में झांसी को मिला लिया और 1856 में अवध को। उस समय अवध के जो नवाब थे वो थे वाजिद अली शाह, उस समय में थे। 1848 में ही द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध भी हुआ था। उसमें 48 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था और 49 में खत्म हुआ था। 49 में खत्म होने के बाद ही क्या हुआ कि से उस समय पंजाब को भी अंग्रेजी शासन में मिला लिया था डलहौजी और 49 में मिला लिया। फिर क्या हुआ, 49 में संभलपुर को भी मिला लिया था जो उड़ीसा का क्षेत्र है, ये अंग्रेजी शासन में मिला लिया। डलहौजी के बहुत सारे काम हैं, जैसे कि भारत में रेल को बिछाया था। 16 अप्रैल 1853 को भारत में रेल को बिछाया था डलहौजी ने ही। उसके बाद क्या हुआ कि आगे चल के जैसे बिजली के तार हैं वो सबसे पहले डलहौजी द्वारा ही बिछाया गया था। 1857 में आगे चल करके फिर एक विश्वविद्यालय तीनों प्रेसिडेंसी में, चाहे वो बम्बई, मद्रास और कोलकाता, तीनों में कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। और आगे चल करके एक वुड डिस्पैच 1853 ईस्वी में एक वुड डिस्पैच का 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच नामक शिक्षा के लिए इसने एक नियम लागू किया था। और आगे चल करके लॉर्ड डलहौजी बहुत अच्छे काम भी किए थे, जैसे कि डाक सेवा देना की डाक नियम लाए थे कि डाक द्वारा सबसे पहले डलहौजी ही किया था। तो डलहौजी से इतना, इसका शासनकाल 1848 से 1856 था।
ये हो गया। फिर है वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना इसमें क्या है, इसमें देखिए वायुमंडल की जो परतें हैं वो 5 परत है। 5 परत है, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। सबसे पहले एक एक करके हम बारी बारी से सबके बारे में जानते हैं कि क्षोभ मंडल क्या है। जितने भी मौसमी घटनाएं होती है, चाहे बादल गरजना, वर्षा होना, तूफान, आंधी, ये जितनी भी घटना होती है वो सभी के सभी क्षोभ मंडल में ही होते हैं। क्षोभ मंडल में होने के कारण ये हम इस मंडल में बहुत ही अशांति हुआ करता है, इसीलिए इस मंडल में हवाई जहाज या कोई भी एरोप्लेन वगैरह नहीं उड़ाए जाते। लेकिन जब जैसे ही क्षोभ मंडल है ये 0 से मतलब जमीन से लेकर 18 किलोमीटर ऊंचाई पर जाइएगा तो क्षोभ मंडल की ही परत मिलेगा आपको। उसके बाद क्या है कि सिर्फ 18 किलोमीटर तक जाइएगा तो क्षोभ मंडल मिलेगा, और जैसे ही 165 सेंटीमीटर आप 165 मीटर ऊपर जाएंगे 1 डिग्री सेल्सियस के तापमान में आपको कमी महसूस होगा। उसके बाद 18 किलोमीटर के बाद से अगर 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर जाइएगा आपको समताप मंडल का परत मिलेगा। समताप मंडल में कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती है, जैसे बादल गरजना, बारिश होना, आंधी तूफान, ये सब नहीं होता है। वो मंडल बहुत ही शांत होता है। शांत होने के कारण ही उसे आदर्श मंडल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आदर्श मंडल होने के कारण उसमें कोई भी मौसमी परिघटना नहीं होता है, इसीलिए उसी में हवाई जहाज या एरोप्लेन्स को उड़ाए जाते हैं ताकि कोई भी दुर्घटना ना हो। ठीक है, तो ये समताप मंडल है। समताप मंडल में उसमें एक छोटी सी परत होती है जिसे हम लोग ओजोन परत के नाम से जानते हैं। ओजोन परत जो है उसे हम लोग O3 के नाम से जानते हैं। ऑक्सीजन के 3 अणु मिल करके ओजोन का निर्माण करते हैं। ओजोन जैसे ही होता है, ओजोन क्यों बनता है? ओजोन परत इसलिए होता है कि सूर्य से आने वाली 2 किरण, एक औरक्त किरण, दूसरा परावैंगनिक किरण। ओजोन परत औरक्त किरण को तो जमीन पर आने देती है पृथ्वी पर, लेकिन परावैंगनिक को नहीं आने देती है। परावैंगनिक को रोकता है जमीन पर आने से, लेकिन ओजोन परत का क्षय होने लगा है। ओजोन परत जो है वो आज इसकी जो परतें हैं आज जहां तहां पतली होती जा रही है, इसीलिए आज परावैंगनिक किरण कहीं कहीं पृथ्वी पर भी आ रही है। ठीक है, तो पृथ्वी पर जब आ रही है तो इससे बहुत बड़ा एक रोग होता है जो अगर किसी के मनुष्य के त्वचा पर अगर पड़ेगा तो इससे त्वचा कैंसर होने की अनुमान रहता है। त्वचा कैंसर हो जाता है, तो त्वचा कैंसर होगा, इससे बचने के लिए एक ये परत क्यों हो रहा है, संचलन हो रहा है, इसे जानिए। ये CFC गैस के कारण, CFC जिसको हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से हम लोग जानते हैं, इसका अधिक प्रयोग करने से आज ओजोन परत का क्षय हो रहा है। CFC में सबसे ज्यादा क्लोरीन होता है, क्लोरीन के कारण ही आज ओजोन परत का क्षय हो रहा है। इससे सबसे पहले अंटार्कटिका में देखा गया था कि ओजोन परत का जो परत है उसमें क्षय हो रहा है, उसकी परत जो है पतली होती जा रही है। तो ओजोन परत को, इसकी मोटाई को अपने बनाए रखने के लिए एक कनाडा का मॉन्ट्रियल में एक आयोजन भी किया गया था 16 सितंबर 1987 ईस्वी में। 16 सितंबर 1987 ईस्वी में एक आयोजन किया गया था। इसमें यह कहा गया था कि हम लोग CFC का सबसे कम से कम प्रयोग करेंगे ताकि ओजोन परत को हम लोग बचा के रख सकते हैं। ठीक है, जिससे कि ओजोन परत की मोटाई पुनः फिर से बढ़ जाएगी, जिससे हमें परावैंगनिक किरण पृथ्वी पर नहीं आ सकेगी और किसी भी मनुष्य या जीव जंतु को खतरा नहीं होगा। यह समताप मंडल की बात थी। अगला है फिर आयन मंडल के बारे में जान लीजिए। आयन मंडल में अधिक से अधिक मात्रा में आयनों का प्रवाह होता है। आयन यानी करंट का फ्लो होता है, मतलब आवेश होता है। आवेश होने के कारण उसी ही हम लोग आयन मंडल के नाम से जानते हैं। उसमें आयन बहुत सारे कण का फ्लो होते रहता है। जितने भी रेडियो हो गया, टीवी हो गया, टेलीफोन हो गया, रडार हो गया, जितने कभी रेडिएशन या वेव मिलते हैं आपको, जो भी सिग्नल मिलता है वो आयन मंडल से मिलते हैं। जितने भी हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट को हम लोग लॉन्च करते हैं तो आयन मंडल में जाकर क्या स्थापित होता है। ठीक है, तो हम लोग को जितने भी रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन का जो कनेक्शन मिलता है, जो हम लोग आज किसी से बात कर पाते हैं तो हम लोग को वहीं से मिलता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये हो गया पृथ्वी, ये हो गया पूरा वायुमंडल है, तो यहाँ पर जो सैटेलाइट हम लोग लॉन्च करते हैं तो यहाँ से मान लीजिए कोई आदमी फोन लगाता है, यहाँ फोन लेता, फोन लगाकर तो इसका सिग्नल सबसे पहले यहाँ आएगा। यहाँ आने के बाद ये सैटेलाइट पर, और सैटेलाइट फिर अगर आप इस आदमी को कॉल किए हैं तो यहाँ से फिर सिग्नल आपको आएगा, यहाँ तो आपको कॉल लगेगा। ठीक है, तो ये जो करेक्ट आदमी को जिसको आप कॉल कर रहे हैं वहां पर कॉल पहुंच रही है, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान है आयन मंडल का। जो आयन मंडल में आपका सैटेलाइट आपको ही, जिसका नंबर है जिसको आप कॉल करें, डायरेक्ट उसी को कॉल लगाता है। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान है आपको इस आयन मंडल का। तो सिग्नल कौन भेजता है? आयन मंडल से ही आता है। ठीक है,
फिर है बरहीमंडल, सबसे अंत में होता है बरहीमंडल। बरहीमंडल करने के मतलब बाह्य, बाह्य मतलब बाहरी का मंडल, सबसे ऊपर का जो मंडल है उसे हम लोग वायुमंडल के नाम से जानते हैं। उसमें सबसे अधिक मतलब उसकी ऊंचाई देखो तो उसकी ऊंचाई अनंत है। आप वहां से वायुमंडल के ऊपर जितनी जाएंगे उसकी ऊंचाई की कोई गणना नहीं है। आप वहां जाने के बाद सबसे अधिक मात्रा में दो गैसों का भरमार देखेंगे, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम का। हाइड्रोजन और हीलियम वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में आपको मिलेगा, ठीक है, इसकी भरमार है। इसी वायुमंडल में ही ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस और ऑरोरा बोरियालिस की घटना वायुमंडल में ही होती है, ठीक है। अगला सवाल है आपका, राष्ट्रीय शेयर बाजार क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। राष्ट्रीय शेयर बाजार, इसको हम लोग कहते हैं एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये क्या है इसको समझिएगा। एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, किसी भी देश का अपना एक शेयर बाजार होता है, ठीक है। शेयर बाजार के बारे में जानकारी ही होगा। तो एनएसई क्या है, सबसे पहले राष्ट्रीय शेयर बाजार, ये इसकी स्थापना सबसे पहले 1991 ईस्वी में किया गया था। और 1992 ईस्वी में क्या हुआ कि भारत सरकार आईडीबीआई बैंक को इसे एनएसई को सौंप दिया। 1991 में एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को, राष्ट्रीय शेयर बाजार को, ये सबसे पहले 1991 में इसकी स्थापना हुआ। 92 में भारत सरकार आईडीबीआई बैंक को सौंप दिया कि आप इसे चलाइए, ठीक है। जब स्टार्टिंग में एनएसई की स्थापना किया गया था उस समय इसमें सिर्फ 25 करोड़ रुपए एनएसई का अपना पैसा था इसमें, ठीक है, सिर्फ 25 करोड़ रुपए। एनएसई का उस समय अभी जो मुख्यालय है वो है दक्षिणी मुंबई के वर्ली में, दक्षिणी मुंबई के वर्ली में इसकी हेडक्वार्टर है। सबसे पहले भारत का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका सबसे पहले नाम था मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना किया गया था 1875 में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में किया गया, लेकिन इसे 2002 में आगे चलकर इसका नाम, देखिए शुरुआती दिन में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नहीं था, शुरुआती दिनों में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नहीं था, इसका नाम था मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन 2002 में आगे आते आते ही इसका नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कर दिया गया। 2002 में आकर के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कर दिया गया। तो भारत का सबसे पहला अगर स्टॉक एक्सचेंज पूछेगा आपसे तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। बाद में इसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया था 1991 में, ठीक है। फिर है, देख लीजिए, एक है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये ऐसा शेयर बाजार है जो सबसे पहले ऑनलाइन ट्रेडिंग की सुविधा दी थी। यानी कि इस ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या होती है कि सबसे पहले वैसा शेयर बाजार जिसमें सबसे पहले ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन तरीके से काम करने की जो सबसे पहले सुविधा दिया था वो दिया था ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, सबसे पहले दिया था। पूरे विश्व में अगर सबसे पहला किसी का अगर शेयर बाजार है तो वो एम्स्टर्डम नीदरलैंड स्टॉक एक्सचेंज है। सबसे समझे, एम्स्टर्डम यानी जो नीदरलैंड का स्टॉक एक्सचेंज है विश्व का सबसे पहला है। इसे 1602 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था, एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज का, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा राष्ट्रीय शेयर बाजार। सरल लोलक में मध्य बिंदु पर किसका मान अधिकतम होता है, ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, ऊपर वाला मिटा देते हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए। देखिए सरल लोलक में मध्य बिंदु पर किसका मान अधिकतम होता है, सबसे पहले समझिए। अगर मान लीजिए कि ये लोलक है, सरल लोलक, ठीक है, सरल लोलक अगर ये शांत है यहाँ पर, तो सबसे पहले ये समझिएगा अगर ये शांत है तो यहाँ पर अधिकतम क्या क्या हो सकता है, शांत है। फिर अगर इसको टक्कर मारेंगे यहाँ से अगर हम फोर्स लगाएंगे तो ये यहाँ आ जाएगा। अगर यहाँ आएगा ये चीज तो ध्यान से समझिएगा, जैसे यहाँ फोर्स लगाएंगे, मारेंगे, तो मारने के बाद यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, क्या होगा, गति ऊर्जा। जैसे ही मारेंगे तो इतना जोर से यहाँ से आगे बढ़ेगा, इस सबसे ज्यादा जोर कहां पर पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये पेन, एक मिनट, ये पेन है, यहाँ ऐसे है, अभी रुका हुआ है, अगर हम यहाँ पर ऐसे ठोकेंगे तो सबसे ज्यादा जो अधिक तरीके से अगर गति होगी यहीं पर होगी। मारेंगे शुरुआती दिनों में सबसे अधिक गति होगी, यहाँ पर ऐसे करेंगे तो ऐसे जाएगा, तो जाएगी अधिक गति से, जाते 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 यहाँ पर इसका गति कम हो जाएगा।
तो कम होके कम जैसी होगा रुक जाएगा, फिर धीरे धीरे से लौट जाएगा। तो सबसे अधिक गति कहाँ है? मध्य बिंदु पर, जहां लटका हुआ है, तो यहाँ पर सबसे अधिक गतिज ऊर्जा हो जाएगा और वेग भी अधिक होगा, क्योंकि मारेंगे तो सबसे तेजी जो वेग होगा, सबसे तेज वेग होगा, यहीं से शुरुआत होगा। अधिकतम वेग से जाते 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 फिर यहाँ पर शांत हो जाएगा, वेग क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यहाँ पर जाने के बाद वेग जैसी कम होगा रुक जाएगा, फिर धीरे 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 ऐसे नीचे आ जाएगा। तो सबसे अधिकतम वेग और गतिज ऊर्जा जो होगी शुरुआती दिनों में होगा, जब मध्य बिंदु रहेगा टक्कर करेंगे तो इस समय। तो मध्य बिंदु पर दो चीज अधिकतम होगा, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी और वेग। वेग जो होगा और गतिज ऊर्जा शुरुआती दिनों में जो मध्य में अगर लटका है तो यहाँ पर सबसे अधिकतम होगा, मैक्सिमम, क्योंकि जैसे ही टक्कर मारेगा बहुत तेज गति से जाएगा ये, ठीक है। फिर यहाँ पर आइएगा कि जब यहाँ पर आकर के गतिज ऊर्जा शांत हो जाएगा, वेग अगर जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए अधिकतम और काइनेटिक एनर्जी यहाँ लिख देते हैं महत्तम। महत्तम, एक मिनट, ये हो गया मैक्सिमम, मध्य में हो गया काइनेटिक एनर्जी और वेग हो गया मैक्सिमम, और यहाँ पर हो जाएगा यही दो चीज, काइनेटिक एनर्जी और वेग, ये हो जाएगा शून्य। शून्य, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ये शून्य। लेकिन अब बच गया त्वरण, विस्थापन और एक हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पर आएगा तो स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, त्वरण और विस्थापन। विस्थापन, विस्थापन भी यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सबसे अधिकतम होगा, अधिकतम, देख लीजिए अधिकतम। यहाँ से यहाँ जाने में त्वरण बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर देखिए, हाइट यहाँ होने के कारण आपका पोटेंशियल एनर्जी अधिक होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। साफ तौर पर कहा जाएगा कि जिसमें अगर हाइट होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी अधिक होगी, तो यहाँ पर हाइट होने के कारण पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर अधिकतम होगा, त्वरण अधिकतम होगा और विस्थापन यहाँ से यहाँ विस्थापित हो रहा है सबसे अधिक। यहाँ देखिए ज्यादा से ज्यादा विस्थापित हुआ, यहाँ पर जीरो विस्थापन है, दूरी है, यहाँ पर देखिए दूरी बहुत ज्यादा है। तो विस्थापन, पोटेंशियल एनर्जी और त्वरण, ये तीनों के तीनों यहाँ पर अंतिम बिंदु, इसको हम लोग अंतिम बिंदु कहते हैं। अंतिम बिंदु पर सबसे अधिकतम ये हो जाएगा, ये तीनों, तो ये हो जाएगा अधिकतम। और यहाँ पर यही तीनों पोटेंशियल एनर्जी, त्वरण और विस्थापन यहाँ पर महत्तम होगा मध्य बिंदु में, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, किसे? मध्य बिंदु में काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा और वेग मैक्सिमम होता है, और अंतिम बिंदु में आपका स्थितिज ऊर्जा, त्वरण और विस्थापन अधिकतम होता है, ठीक है। तो अगला सवाल देख लीजिए। आगे का है हाइड्रोजन, सल्फ्यूरिक एसिड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, H3PO4, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NH4Cl, NaCl का परमाणु की संख्या बताएं। परमाणु की संख्या, यहां ध्यान से समझिएगा, परमाणु संख्या नहीं पूछ रहा, परमाणु की संख्या पूछ रहा। सबसे पहले समझिएगा आप कि तत्व और यौगिक क्या होता है। सबसे पहले यही समझिए कि तत्व और यौगिक क्या है। अगर हम ले लेते हैं ये Na, एक ले लेते हैं Cl। अगर अकेले कोई है तो ये तत्व है। तत्व हमेशा अकेले और स्वतंत्र रूप से प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। लेकिन अगर आपको यौगिक बनाना है तो यौगिक बनाने के लिए आपको दो तत्व को आपस में जोड़ने होंगे। यौगिक हमेशा दो या दो से अधिक तत्वों से मिलने के बाद यौगिक बन जाता है। और यौगिक का एक खास नियम आप उससे पहचान सकते हैं कि यौगिक जब बनेगा वो सूत्र का निर्माण कर देगा, फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखिए सोडियम एक तत्व है, ठीक है, क्लोरीन एक तत्व है, लेकिन इन दोनों को अगर मिला दीजिएगा तो ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। ये देखिए तो एक फॉर्मूला बन गया। ये साधारण नमक का है, नमक का एक फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड। देखिए तो एक साथ मिलने के बाद तो ये हो गया यौगिक, फॉर्मूला बन गया। दो तत्वों को मिला दिए सोडियम और क्लोराइड को, तो ये बन गया यौगिक, एक फॉर्मूला बन गया। तो तत्व और यौगिक पहचानने का नियम है। अगर पूछा जाए कि सोडियम की परमाणु संख्या बताइए तो ये 11 होता है। ये बोल रहा है सोडियम का परमाणु संख्या 11, लेकिन यहाँ कह रहा है कि परमाणु की संख्या बताइए, ठीक है। जैसे बात करते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, लेकिन बोलेगा अगर ये हाइड्रोजन लिखे H2, अब बोलेगा इस हाइड्रोजन का परमाणु की संख्या बताइए। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में एक स्थान पर है, पहले स्थान पर, लेकिन इसकी संख्या पूछ रहा है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। कितने परमाणु मिलकर बने हैं ये हाइड्रोजन? 2 परमाणु। देखिए
दो परमाणु मिल करके एक हाइड्रोजन यहाँ पर बना है, तो इसकी परमाणु की संख्या 2, अब हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, यानी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या पूछेगा, मतलब कि पीरियोडिक टेबल में कितने स्थान पर है, पहले स्थान पर। लेकिन इस हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या के वो हाइड्रोजन से मिलके ये ऊपर वाला बना है, 2 हाइड्रोजन से मिलके, तो इसीलिए कहा परमाणु की संख्या, तो इस हाइड्रोजन का हो जाएगा 2। ठीक है, अगर सिर्फ हाइड्रोजन का परमाणु संख्या पूछे तो 1, और इस हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या पूछे, परमाणुओं की, तो 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से इन सभी का निकाल लीजिए, तो 2 हाइड्रोजन ये हो गया, ऑक्सीजन ये 4 गो, सल्फर 1 5, तो 4 1 5 और 2 7। तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का परमाणुओं की संख्या 7 हो जाएगी, 2 गो हाइड्रोजन, 4 गो ऑक्सीजन, 1 गो सल्फर, तो 7 हो गया। इसका निकाल लीजिए, 1 गो कैल्शियम, 1 सल्फर और 4 गो ऑक्सीजन, तो 4 2 6 गो। फिर इसका निकाल लीजिए, कैल्शियम है 3 गो, Ca3, और इसमें देखिए PO4, देखिए O के साथ है 4 और P है अकेले, 4 1 5, और पांचों के साथ 2 से गुना किया गया, तो 5 दूनी 10 ये और 3 गो ये, तो ये कितना हो गया, कुल मिला के 13 हो गया। ध्यान से समझिए, कैल्शियम 3 गो, यहां देखिए कैल्शियम PO4 के होल ट्वाइस, Ca3, कैल्शियम है 3 गो, तो 3 लिख दीजिए, O है 4 गो, तो 4 लिख दीजिए, और P है 1, तो ये हो गया +1, तो 4 1 5, ये जो 5 आया, पांचों पर ये क्या है, होल ट्वाइस, 2 से गुना कर रहा है, तो 2 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 10, और 3 ये कैल्शियम वाला, तो मिला करके हो जाएगा 13, तो कैल्शियम फॉस्फेट का हो जाएगा 13 परमाणुओं की संख्या। इसमें निकालिएगा तो हाइड्रोजन हो गया 3 गो, पोटासियम हो गया 1 गो, ऑक्सीजन हो गया 4 गो, तो 4 1 5 5 3 8, ये होगा 8 गो। फिर इसमें कैल्शियम का 1, हाइड्रोजन भी 1 गो है, ऑक्सीजन भी 1 गो है। देखिए यहाँ परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है, परमाणु संख्या नहीं, ऐसा नहीं कि परमाणु ऑक्सीजन 8वें नंबर पर आता है, परमाणु संख्या तो 8 लिखिए, हाइड्रोजन का 8 1 9 9 2 18, ये गलत हो जाएगा। परमाणुओं की संख्या पूछा, के वो परमाणु है, तो ऑक्सीजन में यहाँ पर के वो परमाणु है, 1 ऑक्सीजन है, तो इसका 1 लिखे, 1 हाइड्रोजन 1 लिखे, 1 1 ये मिलके 2 हो गया, और दोनों के साथ यहाँ होल ट्वाइस है, देखिए तो 2 से गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, कैल्शियम 1 गो है, तो 4 1 5, इसकी पूरी परमाणुओं की संख्या 5 है। इसी प्रकार से यहाँ कीजिए, नाइट्रोजन 1 गो है, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 गो है, क्लोरीन 1 गो है, तो जोड़ लीजिए पूरा 6 हो जाएगा। NaCl यहाँ जोड़ लीजिए, सोडियम 1 गो है, क्लोरीन 1 गो है, दोनों को जोड़ दीजिए 2 हो जाएगा। तो ये परमाणुओं की संख्या, ठीक है, ये नहीं किया, यहाँ पर सोडियम के 11 होता है परमाणु संख्या, तो 11 इसका लेंगे, इसका 17 है तो 17 लेंगे, तो ये हो जाएगा 28 हो जाएगा, तो ये गलत है, ये परमाणु संख्या थोड़ी, परमाणु संख्या थोड़ी, परमाणुओं की संख्या पूछ रहे हैं कि इस यौगिक में, इस फार्मूला में परमाणुओं की संख्या कितनी है। ठीक है, तो परमाणुओं की संख्या, सोडियम 1 गो, क्लोरीन 1 गो, मिलके 2 गो, 2 परमाणु हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए। इसी तरीके से देखिए, हम इस रैपिड फायर सीरीज लाने का मेरा मेन मकसद है कि हम क्विक रिवीजन, बहुत तेजी से किसी भी चैप्टर को बहुत डीप में आपको रिवीजन करवा देंगे। सिर्फ 10 सवाल रहेगा, और उस 10 सवाल को बहुत ही डीप नॉलेज के तरह हम इसको आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। इसे जरूर आपस में दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, ताकि आप और अपने दोस्त, पास पड़ोसी भी इसे लाभ उठा सके। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस पर लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए कि डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, डेंड्रोलॉजी में इसमें करते हैं हम लोग वृक्ष या झाड़ियों का अध्ययन, वृक्ष या झाड़ियों का अध्ययन। ध्यान से देखिएगा, वृक्ष या झाड़ियों का अध्ययन करते हैं डेंड्रोलॉजी में। इसी तरीके से कुछ कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट है उसके बारे में लिखवा देते हैं, जैसे कि होता है एपीकल्चर। एपीकल्चर, इसको ध्यान से सब लिखते जाएगा। ये होता है मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन से संबंधित है। फिर है पीसी कल्चर, पीसी कल्चर में होता है मछली पालन। फिर होता है विटीकल्चर, ये होता है अंगूर की खेती, अंगूर पालन, विटीकल्चर। फिर होता है साइटोलॉजी, इसमें कहते हैं कोशिका का अध्ययन करना, कोशिका अध्ययन साइटोलॉजी। फिर होता है माइकोलॉजी, ये सब आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा। माइकोलॉजी देकर कि इसमें किसका अध्ययन करते हैं पूछेगा। इसमें माइकोलॉजी कहते हैं कवक का अध्ययन कर, सीधे पूछेगा कि सवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसको सीधे तौर पर बोलिए फाइकोलॉजी कहा जाता है।
फाइकोलॉजी, सब नोट कीजिए, फाइकोलॉजी, ठीक है। फाइकोलॉजी ये सवाल का अध्ययन होता है, सवाल का अध्ययन, ठीक है। फिर पूछेगा किसे जनसंख्या के लिए, ठीक है, कि जनगणना करना, ठीक है, जनगणना करना, उसके होता है डेमोग्राफी, 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 जनगणना, 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 ठीक है, ये होता है लोगों की संख्या को गिनना, वो डेमोग्राफी कहलाता है, ठीक है। उसी प्रकार से होता है, इतना हो गया, इसको याद रखें। एक होता है, लिख लीजिए, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा है, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ये होता है पक्षी का अध्ययन करना, ठीक है। ये होता है पोमोलॉजी, पोमोलॉजी, ये होता है फलों का अध्ययन करना, फलों का अध्ययन करना, ठीक है, पोमोलॉजी में, ठीक है। तो इतना इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, आगे देखिए, आगे का सवाल है आपको, किसे कैग क्या है। जितना भी हम आपको लिखवा रहे हैं उसको नोट करते जाइए, इसको रिवीजन जरूर कीजिएगा, ठीक है। आप तो पढ़ते तो बहुत ज्यादा है, सबको पता है, सब कोई पढ़ता है, लेकिन रिवीजन नहीं कर पाता है। रिवीजन के तौर पर हम आपको फास्ट सीरीज लेकर क्या है, फिर कैग, कैग के बारे में जानिए, कैग क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्या है, कैग के बारे में जान लीजिए। कैग भारतीय संविधान में आर्टिकल 148 भी इसका विवरण दिया गया, 148 से 151 तक। कैग का काम क्या है, कैग का काम है भारत सरकार का जितना भी धन है, यानी जो पैसा है उसका लेखा जोखा या हर हिसाब रखना, ठीक है। भारत सरकार को देखता है कि प्रत्येक वर्ष में भारत सरकार कितना खर्च करती है और कितना व्यय करती है, आय करती है, ठीक है। तो उन सभी का जो ब्यौरा रखता है वो कैग द्वारा ही रखा जाता है, चाहे वो केंद्र सरकार का ब्यौरा हो या राज्य सरकार का, दोनों का ही ब्यौरा कौन रखता है, तो कैग द्वारा ही रखा जाता है। कैग 143 के 1 में राज्य सॉरी देखिए 148 हो गया, 148 से 151 कैग, इसके बारे में, कैग के बारे में बताया गया है। कैग ये पद होगा राष्ट्रपति द्वारा, 148 के तहत कैग का पद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति करने के बाद जब कैग अपना रिपोर्ट बना लेता है, 1 साल में रिपोर्ट बनाने के बाद, देखिए ये जो कैग है ये भारत सरकार को अपना क्या करता है, भारत सरकार में केंद्र में राष्ट्रपति को कैग अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, 1 साल में जितने भी बनाता है कि कितना खर्च हुआ है, तो केंद्र में राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति को सौंपने के बाद राष्ट्रपति उसे संसद में रखवाता है, संसद में रखवाने के बाद उसे फिर लोक लेखा समिति उसकी जांच करती है कि ये रिपोर्ट सही है या नहीं। उसी प्रकार से कैग अपना राज्य में राज्यपाल को सौंपता है, राज्यपाल को सौंपने के बाद वो क्या करता है, राज्यपाल विधानमंडल में रखवाता है, विधानमंडल में रखवाने के बाद उस पर भी जांच करवाता है कि ये रिपोर्ट सही है या नहीं, ठीक है। तो ये कैग है। जो वर्तमान में जो 14वां जो बने हमारे कैग भारत का, वो है गिरीश चंद्र मुर्मू, इसको याद रखिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, ये अभी 14वां बने हैं। 13वां जो थे वो हमारे राजीव महर्षि थे, राजीव महर्षि ये 14वें थे, 14वें कैग थे। और जो वर्तमान में महालेखा नियंत्रक है, जो महालेखा नियंत्रक है वो है सोमा राय वर्मन, ये है नियंत्रक, महालेखा नियंत्रक अभी वर्तमान में सोमा राय वर्मन है। और कैग जो है महालेखा नियंत्रक, ये जो है कैग जो है CAG कैग, ये जो है गिरीश चंद्र मुर्मू, और CGA ये जो है सोमा राय वर्मन, CGA है सोमा राय वर्मन, और कैग जो है गिरीश चंद्र मुर्मू, ये 14वें है वर्तमान में बने। गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के सबसे पहले, और जो अभी कैग बनने से पहले ये जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं। और राजीव महर्षि 13वें थे, 13वें कैग थे, ठीक है। ये हो गया। अब अगला सवाल जो है वो है राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित, इसके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हमेशा ही क्वेश्चन आते रहता है, तो इसे समझिए। राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है, राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रचलन सबसे पहले 1854 ईस्वी में किया गया था। ये जान लीजिए कि सबसे पहले जब राजाओं का शासन हुआ करता था तो उस समय खुद से कोई बड़ा काम करने के बाद खुद को उपाधि ले लिया करते थे। जैसे भारत जब आजाद हुआ तो फिर जब संविधान तैयार हुआ उसमें भारतीय संविधान के आर्टिकल 18 में साफ तौर पर लिख दिया गया कि कोई भी अब अपना उपाधि खुद से नहीं लेगा, और उस उपाधि के जगह पर भारत सरकार द्वारा
एक पुरस्कार चलाया गया, जो 4 तरीके का पुरस्कार को लागू किया गया भारत सरकार द्वारा, जिसे हम लोग भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के नाम से हम लोग जानते हैं। इसे भारतीय संविधान के आर्टिकल 18 के तहत इसे वितरित किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। हमेशा इसे 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है विशेष प्रकार के लिए, जैसे कि भारत रत्न को एक विशेष साहित्य क्षेत्र के लिए या फिर कला के लिए या फिर कोई बहुत बड़े विशेषज्ञ के रूप में, समाज सेवी के रूप में, इन सब क्षेत्रों में अगर कोई बड़ा काम करते हैं तो वैसे लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा। तो सबसे पहले जान लीजिए 1954 ईस्वी में सबसे पहले भारत रत्न का या फिर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री का शुरुआत किया गया। 1954 से शुरुआती दिन में सबसे पहले जो भारत रत्न दिया गया 3 व्यक्तियों को दिया गया। उस समय थे राधा कृष्णन को दिया गया सबसे पहले, फिर थे सी राज गोपालाचारी को, और एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है सीवी रमन। इनको सबसे पहले भारत रत्न 1954 में प्राप्त हुआ था। इसके बाद आगे चल करके जब जनता पार्टी का सरकार आया उस समय 1977 में क्या हुआ कि इस भारत रत्न को, इन सभी पुरस्कारों को, चारों पुरस्कार, चाहे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री हो, इन सभी को 1977 में जनता पार्टी के सरकार में इसे समाप्त कर दिया गया। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आता है 1980 में आने के बाद से पुनः इसको शुरुआत कर दिया जाता है। जैसे ही शुरुआती होता है तो कांग्रेस के सरकार में सबसे पहले जो शुरुआत होने के बाद 1980 में सबसे पहले मदर टेरेसा को भारत रत्न द्वारा सम्मानित किया जाता है। मदर टेरेसा को सबसे पहले दिया जाता है भारत रत्न। इसके बाद क्या हुआ कि सबसे पहले मरणोपरांत जो भारत रत्न प्राप्त हुआ था वो प्राप्त हुआ था लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री को सबसे पहले मरणोपरांत यानी मरने के बाद इनको भारत रत्न प्राप्त हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री को पता है कि 1966 में इनकी मौत एक रहस्यमय तरीके से हो गया था, समझे। फिर है ये हो गया, देख लीजिए ये राष्ट्रीय पुरस्कार। अब जान लीजिए वो एक भारत रत्न एक ऐसा राष्ट्रीय पुरस्कार है जिसको वरीयता क्रम में जगह मिला है। भारत के वरीयता क्रम है उसी में 7 के क्रम में इनको मिला है। 7वां जो स्थान था उसी में 8वें से पहले एक क जोड़ के इसको भारत रत्न को उसमें जगह दे दिया गया है, ठीक है। और फिर जो इसका क्रम जान लीजिए किसे सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले भारत रत्न है, भारत रत्न, उसके बाद से फिर है पद्म विभूषण, इसके बाद है फिर पद्म भूषण और इसके बाद है फिर पद्मश्री, ठीक है। हम पद्म कॉमन ले लिए, ठीक है, तो उससे टेंशन नहीं है। तो इसी क्रम में इसको याद रखिएगा, कभी कभी क्रम में पूछा जाता है, ठीक है। ये हो गया राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में जानकारी। आगे देख लीजिए कि आगे अगला सवाल है बाबर कौन था। आज का लास्ट सवाल है 10वां सवाल की बाबर कौन था। बाबर उमर शेख मिर्जा का बेटा था। उमर शेख मिर्जा फरगना का शासक हुआ करता था। बाबर भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किया, ठीक है। 5 बार में सबसे पहला आक्रमण जो बाबर किया था वो 1519 ईस्वी में किया। लोगों को समझ ये नहीं आता कि जब भारत में सबसे पहले बाबर जब 1526 में आया था, मुगल साम्राज्य का स्थापना किया, तो 1519 में कैसे किया। 1519 में सबसे पहला आक्रमण इसलिए किया था, उस समय यूसुफ फजाई जाति जो थे भारत में, उनके विरुद्ध में बाबर 1519 ईस्वी में सबसे पहला आक्रमण किया था। उसके बाद से फिर क्या हुआ, जब भारत में दिल्ली सल्तनत जब चल रहा था तो सल्तनत काल के जो इब्राहिम लोदी जो लोदी वंश के जो शासक थे, उसको सबसे पहले 1526 ईस्वी में बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था। 1526 में पानीपत की लड़ाई में बाबर हराया था इब्राहिम लोदी को हराया था। फिर उसके बाद 1527 में कुल मिलाकर के बाबर 5 लड़ाई लड़ा था। एक तो 1519 में, दूसरा 1526 में, फिर 1527, 1528 और 1529 में। इसको देख लीजिए ध्यान से। फिर था खानवा का युद्ध, खानवा, चंदेरी, घाघरा, ये 5 लड़ाई हुआ था। इसमें थे खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया था, राणा सांगा। फिर है चंदेरी के युद्ध में, फिर इसने मेदिनी राय को हराया था 1528 में। घाघरा में अफगानों को हराया था,
अफगानों को घाघरा के युद्ध में। तो इसको याद रखिएगा, बाबर कुल 5 लड़ाई लड़े थे। सबसे पहला 1519 में, उसके बाद से फिर 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद से फिर भारत में मुगल साम्राज्य का नींव रखा और उसी समय से 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य का स्थापना कर दिया गया। 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा जिसमें राणा सांगा को हराया और फिर चंदेरी का युद्ध 1528 में जो मेदिनी राय को फिर इसमें पराजित किया और घाघरा का युद्ध 1529 में अफगानों को लड़ा। ये हमारा आज इस एपिसोड का 10 सवाल खत्म हो गया। इसमें देख लीजिए कि अगर लास्ट का सवाल हम आपसे पूछते हैं कि ममता बनर्जी जो इस बार सरकार बनाई है तो इसमें कितनी बार सीएम वो बन चुकी है, कितना बार वो शपथ ली चुकी है, तो इसके बारे में हमको आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।